हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी और ये आप में से ही किसी ने पूछे थे, एक कमेंट किया था मेरी वीडियो के ऊपर, तो उसमें ही ये क्वेश्चंस पूछे थे और मैंने वहीं से ये स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट निकलवाया है। तो पहले मैं आज आपको इन क्वेश्चंस को करवाती हूँ। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी, जैसे कि और जिनको भी इसके आंसर्स चाहिए थे तो उनका वेट ओवर हो गया। फाइनली मैं इनके आंसर्स दे रही हूँ, तो प्लीज़ इस खुशी में मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट एन एडिटोरियल ऑन प्रिवेलिंग। चलिए पहले ना मैं नीचे से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करवाती हूँ फर्स्ट से, क्योंकि मैंने ना इसी सीक्वेंस में शीट्स को लगा रखा है। क्वेश्चन है, राइट अ ब्लॉग ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना, उसके ऊपर आपको ब्लॉग लिखना है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन हैं या जो ये बुक है ना, इसका मेरे पास कोई ऐसा सच मटीरियल नहीं है, मुझे इसके पैटर्न का भी इतना आइडिया नहीं है। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछे थे तो उस अकॉर्डिंग मैंने आप इसमें क्या क्या पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, इस बेसिस पे मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। और इस वजह से ये नहीं है कि आप एकदम आंसर्स को एकदम पत्थर की लकीर मानेंगे या एकदम शॉर्टी के साथ में कि ये आंसर्स में इतना ही लिखने से मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप सबकी हेल्प के लिए कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि हाँ ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, राइट अ ब्लॉग ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो आप इसके बारे में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, पहले इसको समझिए। जो पर्सनैलिटी होती है ना, उसको कैन बी ब्रॉडली एक्सप्लेन एज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। तो पर्सनालिटी क्या है, किसी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है पीपल का, जो कि डिफाइन करता है कि कैसे आप बिहेव करते हैं, किस तरीके से सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं, और इमोशनली, प्रैक्टिकली, फिजिकली आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट होती है। पर्सनालिटी इज डिस्टिंक्टिव एंड एम्फसाइजेस द क्लासिफाइड डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स। एवरीवन कैरीज, हर किसी की ना अपनी एक यूनिक फीचर्स और सेपरेबल पर्सनालिटी होती है, क्योंकि सब बहुत अलग अलग वैरायटी के, सब अलग अलग तरीके से सोचने वाले लोग होते हैं। तो सबकी पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू उनकी सिचुएशंस और जो इन्वायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स होते हैं, उस अकॉर्डिंग उनकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो जाती है। नाउ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, रेफर्स टू द एनेक्टमेंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट लेड टू द रिफाइंड रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। ऑफन पीपल बिहेव अ सेल्फ डिफीटिंग वे इन अ सोशल कंडीशन दैट इज ऑफन नॉट एक्सेप्टेबल एंड क्रिएट अ ह्यूमरस सिचुएशन। अब जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, क्या होता है, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि सोशल लेवल पे ना आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ चीज़ें आपको इफेक्ट डालती हैं, तो उसके बाद में आप किस तरीके से निकलते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। आप उन चीज़ों को ओवरकम करके समझते हैं कि सिचुएशन से आपको लड़ना है, टैकल करना है, उससे फाइट करना है, या फिर आप अपने बहुत परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं, तो यहाँ से आपकी एक नई तरीके की पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। अब यहाँ पे कुछ जो वेज दे रखे हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो इस आंसर में आप ये लिख सकते हैं, टू डेवलप एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव्स। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। अब जो नॉलेज है, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप सिर्फ बुक की लैंग्वेज होने से या पढ़ने से ही आप इंटेलिजेंट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमको प्रैक्टिकली भी फील करनी पड़ती है। प्रैक्टिकली फील इन द, जो हमको सोशल सोसाइटी जो सिखाती है ना, वो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, पर्सनैलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है। प्लस आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि आपको पता चले कि हाँ, आप अगर डरे सहमे रहते हैं, चीज़ों को लेके श्योर नहीं रहते, कॉन्फिडेंट नहीं रहते, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करेंगे। तो जो आप इसके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ब्लॉक लिखेंगे, तो उसमें इन पॉइंट्स को भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड सीकिंग एडवाइस ऑन एग्जाम प्रिपरेशन। तो आपको अपने फ्रेंड को एक मेल लिखना है जिसमें वो आपसे कुछ एडवाइस ले रहे हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो ये मेल आपके लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आप लोग भी ना अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियोस को देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, मेल के लिए आपको क्या चीज़ करनी है, मैंने ये गूगल से निकाला है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें मेरी कोई मेहनत नहीं है, मैंने इसको सीरियसली गूगल से निकाला है।
तो इसमें जो भी एड्रेस मेल वगैरह है आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग या क्वेश्चन में जो चीज़ आपको दे रखी हो उस अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी टू पहले में आपको यहाँ पे जो है मेल डालनी है। ओके, सेकंड में आपके पास में सब्जेक्ट तो है ही है कि प्रिपरेशन ऑफ माय एनुअल एग्जामिनेशन, और फिर जो हेलो के बाद में आप जो भी आपका लव्ड वन हो, जो भी आपके प्रियजन होते हैं उनका नाम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेल में क्या चीज़ लिखी है ये मैं इसलिए उनको पढ़ के बता रही हूँ कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, 2 सब्जेक्ट है तो पढ़ना सबको ही पड़ेगा। तो प्लीज़ आप अगर आपको समझ आ जाता है तो आप इसको फास्ट मोड पे करके और आप इसकी रीडिंग खुद से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको पॉइंट समझ में नहीं आते तो उनके लिए मैं ये समझा देती हूँ कि आपने क्या इसमें मेल में पढ़ा और क्या चीज़ लिखी हुई है। I hope you are doing well. On the 10th, I received your mail. I hope you would write to me and on a regular basis. And you inquired in your letter about my preparation for the early exams. तो स्टार्टिंग में जो होता है ना वो आपको अपने लव्ड वंस को ग्रीट करना पड़ता है कि कैसे हैं, हालचाल वगैरह। जैसे आप फ़ोन पे भी किसी से बात करते हैं ना तो आप वहाँ पे भी हालचाल पूछते हैं कि कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप पूछते हैं। तो ग्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है, ये आप इनफॉर्मली लिखते हैं तो उस टाइम पे आप ग्रीट कर सकते हैं। The yearly examination will begin next week. I am putting forth of my best efforts in all of my classes. You already know how bad I am at maths with the support of our mathematics teachers. तो यहाँ पे एक बच्चा बता रहा है कि उसके एग्जाम नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट वीक से होने वाले हैं और वो अपना बेस्ट दे रहे हैं चीज़ों को कॉप अप करने में, सब्जेक्ट्स को समझने में। दो उनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है तो उस चीज़ के लिए वो काफ़ी सपोर्ट वो अपनी मैथमेटिक्स टीचर्स का ले रहे हैं और जो भी उनकी वीकनेस है उसके ऊपर ओवरकम करने का ट्राई कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे सिलेबस बता रखा है, आई हैव फिनिश अलजेब्रा। तो मैथ्स में जैसे टॉपिक्स होते हैं ना, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने अलजेब्रा को फिनिश कर लिया है और स्टिल वो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं किस चीज़ के साथ, ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिक के साथ। ट्रिको जो होती है ना ये यूजुअली मैथ्स जिसको टफ लगती है उनको तो ट्रिको में रोना ही आ जाता है। तो ये चीज़ इसमें भी बता रखी है कि मैथ्स वीक सब्जेक्ट है, स्टिल उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। जो चीज़ कंप्लीट कर ली वो बता दी, अलजेब्रा कंप्लीट हो गया है और स्टिल जो फोकस है या वर्क चल रहा है वो ट्रिगो और अर्थमेटिक पे चल रहा है। You have always been great at mathematics in other subjects. I have completed my course work and am now attempting to revise it. By God grace, I am optimistic that I will achieve a GPA of 5. तो यहाँ पे एक मार्क्स का अप्रॉक्स रेशियो दे रखा है कि बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर लिया है, बाकी सब्जेक्ट्स में जो प्रैक्टिस है वो पूरी हो गई है, सिर्फ रिवीजन का वर्क रह रहा है, मैथ्स उनकी वीक है और एक अप्रॉक्स आइडिया दे दिया है कि हाँ इतने % एग्जाम में स्कोर करने का चांस है। प्लीज़ लेट मी नो हाउ यू आर प्रिपेयरिंग। कि आप ना अपने फ्रेंड से बात करें, जैसे कि आपने कैसे बात करी है कि आप अपना एडवाइस दे रहे हैं, आपने अपना क्या क्या पढ़ा है, क्या आपका वीक है, क्या आप ऑब्जर्व करें, ये चीज़ आपने देख लिया। लेकिन आप सामने वाले से भी होप रखते हैं कि वो कुछ आपको कुछ नई टेक्निक्स बता दे, स्ट्रेटेजीज बता दे। जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ कि अभी आपके इग्नू के एग्जाम्स है तो हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड से बात करें कि मैंने ये टॉपिक्स कर लिए हैं और उन्होंने कौन कौन से टॉपिक्स करे हैं, या जो टॉपिक्स में आपको डाउट है आप उनसे पूछें। कोई टेक्निक है, कोई ईजी वे है, कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई टीचर हो, कोई बुक हो, तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, एक शेयरिंग से ना आप अपनी जब नॉलेज को, अपने सोर्सेज को शेयर करते हैं तो इससे आपके साथ साथ और किसी की भी हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे प्लीज़ बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। तो आप लोग अपने जो भी अपने वे ऑफ लर्निंग है, जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ में या जिसकी आप हेल्प कर सकते हैं अपने लेवल पे, तो बेस्ट से बेस्ट दीजिएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ें आप इन्होंने पूछी गई है। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट विशेज टू योर पेरेंट्स एंड माई लव टू योर सिबलिंग्स। तो इसके अलावा जैसे लास्ट में होता है ना, आंटी अंकल को नमस्ते और ध्यान रखिएगा सब लोग एंड ऑल। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। योर लविंग फ्रेंड श्रेया, यहाँ पे कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये एक ईमेल राइटिंग थी, बेसिकली एक इनफॉर्मल बिहेवियर था जिसमें आप अपने फ्रेंड का हालचाल भी पूछ लेते हैं और उनसे एग्जाम की प्रिपरेशन भी पूछ लेते हैं कैसी चल रही है, अपना भी बता दिया, उनका भी पूछ लिया। तो एक लिमिटेड वे में सारे पॉइंट्स को कवर अप करते हुए आपने ये पॉइंट्स लिखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। आपको एक 30 सेकेंड का टीवी एडवर्टाइजमेंट देना है, प्रमोशन होना चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल और विदाउट म्यूजिक और इफेक्ट्स। उसमें कोई भी म्यूजिक नहीं होना चाहिए, कोई भी इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। उसको इंटरेस्टिंग बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है आपकी स्क्रिप्ट। तो कुछ ऐसा आपको टीवी एडवर्टाइजमेंट देना है, एजुकेशन फॉर ऑल। मैंने वैसे बहुत ट्राई किया था बट मुझे कुछ खास इसमें मिला नहीं, लेकिन फिर भी एक पोएम मेरे हाथ लगी जो आपके काम आ सकती है, या कोट्स की फॉर्म में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पोएम दे रखी है,
एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर दीजिएगा। एजुकेशन के रिलेटेड पोएम है यहाँ पे, तो ये देखिए पॉइंट्स में यहाँ पे बहुत लंबी पोएम दे रखी है, तो ज़रूर नहीं आप सारे पॉइंट्स को यूज़ करें, कुछ पैराग्राफ्स को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 1, राइट एन एडिटोरियल ऑन प्रिवेलिंग पैंडेमिक सिचुएशन इन इंडिया एंड हाउ इंडिया हैज़ बीन डीलिंग विद इट। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करना, क्योंकि जब मैंने इसके पेपर्स को क्वेश्चन्स को सर्च किया था ना, तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार कई जगह पे देखा कि आपको एक एडिटोरियल लिखना है जो पैंडेमिक सिचुएशन है उससे कैसे उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, कैसे उससे लड़ा जा सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलरली कंट्री की बात करी गई है, तो आपको उसके बिहाफ पे पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं, लेकिन कई जगह पे मैंने ये क्वेश्चन देखा है जहाँ पे ओवरली आपसे पैंडेमिक का पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अभी यहाँ पे हमसे इंडिया का पूछा गया है, तो ऑब्वियसली हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही आंसर देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो पैंडेमिक सिचुएशन थी तो वो कौन सी थी। कोविड अभी ताज़ा गया है, इवन अभी भी कुछ केसेस तो आ ही रहे हैं, तो अभी भी ये मतलब मार्केट में अवेलेबल है ये टॉपिक, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करके जाना है। तो चलिए थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ क्या क्या आप इसमें पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं, कोविड का बता रखा है, कोरोना वायरस कोविड-19 जिसके नाम से जाना जा सकता है। तो ये एक काफ़ी मैसिव डिजीज़ थी जिसकी वजह से इकोनॉमी और सोशली, लाइफली, फिजिकली हर तरीके से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। हैज़ क्रिएटेड अ ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस दैट हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन अ वे वी परसीव आवर वर्ल्ड एंड आवर एवरीडे लाइफ। तो जिस तरीके से हमारी ज़िंदगी चल रही थी उसके ऊपर प्लस हम कैसे जी रहे थे, सोसाइटी में क्या चीज़ें थी, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, तो उस अकॉर्डिंग जो ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस सबको ही फेस करने पड़े थे ड्यू टू कोविड-19। नॉट ओनली हैज अ रेट ऑफ कंटेंजेशंस एंड पैटर्न्स ऑफ ट्रांसमिशन थ्रेटन्स और सेंस ऑफ एजेंसी, बट द सेफ्टी मेजर्स टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ वायरस ऑल्सो रिक्वायर्ड सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम फाइंडिंग। देखिए ये जो कोविड का टाइम था ना, इसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं कि ये दवाई लेनी है, ये टैबलेट आपको लेनी है, इसके अलावा भी कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे ये सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, कोविड केसेस आ रहे हैं, वहाँ पे आपको कैसे सरवाइव करना है, उससे लेके किस तरीके से आप फ्यूचर में भी ऐसी बीमारी ना फैले, ये सब चीज़ों पे हमने वर्क किया था। कैसे इसको स्प्रेड होने से रोकना है, सोशल डिस्टेंसिंग, बहुत सी नई नई टर्म्स आपने सुनी होंगी जो शायद पहले कभी नहीं सुनी थी। सैनिटाइज़र खैर बहुत टाइम से मार्केट में है, लेकिन कोविड के टाइम पे आपने जितना सैनिटाइज़र सुना, यूज़ करा होगा ना, शायद कभी ही किया होगा। तो ये सब चीज़ें आपने उस टाइम पे देखने को मिली थी। विद इन दिस कॉन्टेस्ट वी लॉन्च आवर रिसर्च टॉपिक ऑन मार्च 27, 2020। और शायद से ये डेट भी आपको ध्यान में होगी कि मार्च के टाइम पे ही जो कोविड का टाइम था ना, ये बहुत ही स्प्रेड होने लगा था, इस टाइम पे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो ज़रा प्लीज़ कोई भी ना आप में से कॉमेंट करना कि फर्स्ट जो लॉकडाउन लगा था वो कब लगा था। यहाँ पे क्या है, डिस्पाइट्स ऑल द हार्डशिप्स, डिसरप्शंस एंड अनसर्टेनिटीज बॉट बाय द पैंडेमिक वी रिसीव डाइवर्स एंड इनसाइटफुल मैन्युस्क्रिप्ट प्रपोजल्स, फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी पब्लिश्ड 15 आर्टिकल्स इन्वॉल्विंग 61 ऑथर्स फ्रॉम 8 कंट्रीज। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे टाइम ख़राब था, बहुत सिचुएशंस बुरी थी, बहुत लोगों की लाइफ जा रही थी, लेकिन उस टाइम पे भी हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी देखी थी, जैसे कि फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना। बहुत से लोग एज अ वॉलंटियर सामने आए थे, आपको समझ में आया था हेल्थ की और लाइफ की इंपॉर्टेंस पता चली थी। मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें सब इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन कोविड के टाइम पे हमने वो टाइम देखा जिस टाइम पे सिर्फ आपको अपनी हेल्थ इंपॉर्टेंट लगी थी, अपने आप को प्रोटेक्ट करने पे हम लोग जुड़ रहे थे, लड़ रहे थे। इमोशनली हम लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे, सबका हमने ध्यान देना स्टार्ट करा था, लोगों की हेल्प करना ट्राई किया था। तो ये सब चीज़ें आई थी। अब ये जो डेटा वगैरह कलेक्ट हुआ था, ये कैसे कैसे कलेक्ट हुआ था, यूज़ ऑफ मीडिया इन पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन, इसके अलावा जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी वो भी बहुत स्प्रेड हुई थी। तो ये सब चीज़ें आपने वर्क करी थी। तो ये डेटा जो था ना, इन सबको एनालाइज करके बनाया गया था। जो भी हेल्थ को रिकमेंडेशन थी कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, विटामिन सी पे फोकस किया जाए, इतनी चीज़ों को आपको लेना है, काढ़ा एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें आपने रिलेट करी थी हेल्थ से, और ये सब चीज़ें आपने पढ़ी थी। प्लस इम्यूनिटी से रिलेटेड वर्क करना, ये सब चीज़ें भी आपने कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा पढ़े थे।
अब यहाँ पे कुछ जैसे चैलेंजेस भी आए थे कोविड-19 के टाइम पे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, स्पेशली जो सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, मेडिकल एस्पेक्ट से आपके पास में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, इवन सबके पास में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, उन सब से लड़ना, प्लस इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही थी क्योंकि कोई काम हो नहीं रहा था, सब लोग अपनी हेल्थ को बचा रहे थे, सब लोग अपने लिए फाइट कर रहे, तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली थी। इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज़ देखे आपने, सोशल इम्पैक्ट्स देखे और कल्चरल इन्फ्लुएंस हुआ, बहुत जगह पे रिस्ट्रिक्शंस हो गई, फेस्टिवल्स नहीं हो सकते, गैदरिंग होना बंद हो गया था। मतलब कि इंडियंस को तो मज़ा इस चीज़ में आता है, हम भारतीय हैं तो हम लोगों का ना एक मज़ा होता है कि सबके साथ ही मज़ा आता है, तो वो चीज़ काफ़ी हद तक स्टॉप हो गई थी कि लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है। प्लस जीडीपी भी काफ़ी डिक्रीज हो गई थी, जो ग्रोथ रेट थी वो सब, प्लस जो जॉब थे, बिजनेसेस थे, ट्रांसपोर्टेशन था, ट्रैवलिंग था, सब कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक स्टॉप सा हो गया था। बहुत से लोगों ने अब पैंडेमिक के टाइम में अपनी जॉब को खो दिया था, उनके पास में जगह नहीं बची थी काम करने के लिए, उन बहुत क्राइसिस को उन्होंने फेस किया था। प्लस जो गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे थे उनके पास में सैलरी इस टाइम पे नहीं आ रही थी, प्राइवेट में जो नए नए एम्प्लॉयमेंट से एज अ फ्रेशर सिर्फ ज्वाइन ही हुए थे, पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से उन्होंने अपनी जॉब को खो दिया था। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सब ने बहुत कुछ सहा था उस टाइम पर। तो ये सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्पेशली जो लॉकडाउन था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, अपनों से ही आपको दूर रहना पड़ रहा था, तो इससे भी बहुत नेगेटिव चीज़ें आपको फेस करनी पड़ी थी, बट ये ज़रूरी भी था क्योंकि इस लाइफ को सेव भी करना था। इसके अलावा जो लैकनेस हुई थी ट्रैवलिंग अरेंजमेंट्स की, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए, स्पेशली जो पुअर माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो जिनके दिन की दहाड़ी होती थी, दिन के बेसिस पे उनको पैसे मिलते थे, दूसरी दूसरी जगह से वो यहाँ पे आए हुए थे, तो उन लोगों ने भी काफ़ी हद तक फेस किया था। तो ये सब पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ, कई कई किलोमीटर्स तक वो लोग पैदल चले थे, वॉक थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। इसके अलावा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, जैसे कि ऑनलाइन एजुकेशन हो गया था, सब कुछ ऑनलाइन बेसिस पे हो गया था, पूरा एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपका ऑनलाइन हो गया था, तो उस टाइम पे ये काफ़ी हद तक लोगों ने फेस किया था जो इन फैसिलिटीज़ को नहीं ले सकते थे। इसके अलावा जो अर्ली इलनेस थी, जिनको थोड़ी बहुत पहले से बीमारी थी, लाइक डायबिटीज़ थी या कोई और डिजीज़ उनको पहले से बॉडी में होती, तो कोविड के टाइम पे उनकी लाइफ चली गई, उन्होंने अपने लव्ड वंस को खो दिया, बीमारी इतनी बढ़ गई थी, प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, सोर्सेज की कमी से, प्लस फैसिलिटीज़ भी कम थी, प्लस पैसा भी बहुत कम था लोगों के पास में, क्योंकि अर्निंग कहीं से हो नहीं रही थी, जो भी था बस पॉकेट से जाए जा रहा था, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें देखने को, फेस करने को मिली थी। तो ये काफ़ी टफर टाइम था। उसके बाद में सब लोगों ने मिल के वर्क करना स्टार्ट किया, कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव स्टार्ट हुए, कुछ पॉलिसी स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से लोगों ने उनसे लड़के, और जो टफर टाइम था ना, उससे भी लोग काफ़ी हद तक बाहर निकले। तो ये कुछ कंसेप्ट है जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इसके अलावा कोविड-19 में उनमें काफ़ी टफ सिचुएशन थी, बहुत लोगों ने फाइट करी और जिससे वो उससे ओवरकम कर पाए। तो ये पूरा सिनेरियो, जो चीज़ आपने फील करी, कोविड अभी एकदम लेटेस्ट टॉपिक था और बहुत चीज़ें आपने खोई थी, लाइफ बहुत लोगों की गई थी, तो ये सब चीज़ों को आपको इसमें आंसर में कॉप अप करना है। तो ये 4 क्वेश्चंस थे, किसी बच्चे ने पूछे थे मुझसे, तो ये चारों क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको दे दिए हैं, और आप जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड करी उसको पोस्ट कर करके आंसर्स को लिख सकते हैं। इसके अलावा BEGG 174 के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा देती हूँ। यहाँ पे देखिए BEGG 174 क्रिएटिव राइटिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ पे निकाले हैं, प्रिंट निकाला है इसका। और देखिए मैं बिल्कुल भी आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, ये क्वेश्चंस असाइनमेंट के हैं, और करवाने की वजह ये क्योंकि इनका ना कोई प्रीवियस ईयर का पेपर एज सच मिल रहा नहीं है, और इतना टाइम भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम तक इसको सर्च करने में टाइम वेस्ट किया जाए। तो आई थॉट कि जिन लोगों ने असाइनमेंट ठीक से नहीं करे, कॉपी पेस्ट करे हैं या किसी और से करवाएं, तो उनको असाइनमेंट्स भी क्लियर नहीं हुए होंगे। जो टॉपिक्स है, टर्म्स है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें मैं आपको समझा देती हूँ ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप रिलेट करके लिख सकें। और अगर किसी ने असाइनमेंट्स को बहुत अच्छे से करा है तो ये जो आगे की जो वीडियो है ये उनके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होगी, तो आप उसको पॉज करके या स्टॉप करके कुछ और अपना पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, रीडेबिलिटी इज अ राइटर्स अल्टीमेट गोल। तो इसके ऊपर आपको पॉइंट्स लिखने हैं। रीडेबिलिटी क्या होता है, पहले तो आपको इसको डिफाइन कर देना है, उसके बाद में इसमें क्या क्या पॉइंट्स आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं।
जैसे कि रीडेबिलिटी इज द ईज विद विच अ रीडर्स कैन अंडरस्टैंड अ रिटन टेक्स्ट। तो कोई भी जो रिटन टेक्स्ट होता है उसको समझा जा सकता है बाय रीडिंग। अब उसमें अगर वोकेबलरी हार्ड है, वर्ड्स टफ ले रखे हैं तो समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ों को रिटन टेक्स्ट को समझा जा सकता है बाय द रीडिंग। इन नेचुरल लैंग्वेज द रीडेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट डिपेंड्स ऑन इट्स कंटेंट। तो ऑब्वियसली जो रीडिंग है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कंटेंट के ऊपर। जैसे कि मानिए आप द हिंदू पढ़ते हैं या इंडियन एक्सप्रेस या कोई हार्ड सी नॉवल, आपको रीडिंग बहुत पसंद है लेकिन कोई टफ सी नॉवल आपने उठा ली, तो उस टाइम पे उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वोकैबुलरी टफ होगी, वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उस टाइम पे जो आपकी रीडिंग है ना वो ब्रेक हो जाती है। और जब रीडिंग ब्रेक होती है तो उस टाइम पे फिर आपका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ों के लिए रीडिंग के लिए जो रीडिंग का जो टेक्स्ट होता है, रीडेबिलिटी जो टेक्स्ट है वो डिपेंड करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे, वोकैबुलरी कैसी है, वर्ड्स कैसे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो यूज़ नहीं करे गए हैं, किस तरीके का जो फॉन्ट साइज़ है, हाइट क्या है, लाइन हाइट क्या है, कैरेक्टर्स को कैसे चूज़ किया गया है, जो लेंथ है, सेंटेंसेस कितने बड़े हैं छोटे हैं, किस तरीके से उसको समझाया गया है। तो ये चीज़ें इसके ऊपर पूरी तरीके से जो रीडेबिलिटी है वो डिपेंड करती है। रिसर्चर्स हैव यूज्ड वेरियस फैक्टर्स। अब जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने बहुत सारे फैक्टर्स को यूज़ किया है रीडेबिलिटी को मेजर करने के लिए। जैसे फर्स्ट आता है स्पीड ऑफ परसेप्शन। कुछ लोग होते हैं काफ़ी स्पीड में ना रीडिंग करते हैं, उनको चीज़ें सिंगल गो में समझ में आने लग जाती है, तो वो उनके लिए ईजी होता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनको स्लो स्लो रीड करना पड़ता है। तो ये स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो स्पीड है, पढ़ने का तरीका है वो क्या है। प्लस परसेप्टिबिलिटी एट अ डिस्टेंस, परसेप्टिबिलिटी इन अ पेरिएबल विजन, जो विजन होता है देख पाना, वर्ड्स की क्लैरिटी कितनी है, कितने डिस्टेंस है, और चीज़ों को आप कैसे पढ़ पा रहे हैं, हार्ड कॉपी में पढ़ पा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ते हैं, किस तरीके से आप पढ़ते हैं। इसके अलावा जो आपकी रीडिंग स्पीड है वो कैसी है, बहुत फ्लुएंट है आप या अभी एज अ बिगिनर आप स्टार्ट कर रहे हैं। आई मूवमेंट क्या है, जैसे कुछ होते हैं जो पढ़ते पढ़ते ना उस चीज़ को कैप्चर करते चले जाते हैं, और कुछ होते हैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, चीज़ों पर ध्यान यहाँ वहाँ चला जाता है। और आप एज अ फ्रेशर रीड करें तो ऑब्वियसली आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होगी। आप बहुत टाइम से रीडिंग करते आ रहे हैं तो आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, जिससे कि आप स्टक नहीं होते, बस आपको फ्लुएंसी आ जाती है, आप पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जब वर्ड की डिफिकल्टी आपको रोक देती है, आपका काफ़ी हद तक वर्ड पे कमांड नहीं होता, वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती, तो जिसकी वजह से आपको ये डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है रीडिंग में। तो नेक्स्ट बता रखा है यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो रीडेबिलिटी है ना वो राइटर्स का अल्टीमेट गोल कैसे होना चाहिए, क्योंकि जब कोई आप रीड कर पाएंगे, किसी चीज़ को समझ पाएंगे, तभी तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर मानिए आपने कोई नॉवल उठाई जो है तो इंटरेस्टिंग, कवर पेज अच्छा है, आपने उसको पढ़ना स्टार्ट करा, लेकिन बट आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगा, तो उस टाइम पे आपका फोकस नहीं हो पाएगा और आप उसको रोक देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, हायर रीडेबिलिटी इज़ रीडिंग एफर्ट्स एंड स्पीड फॉर एनी रीडर। जब आप रेगुलर बेसिस पे रीडिंग करते रहते हैं, जो आपकी हायर रीडेबिलिटी हो जाती है, रीडिंग हैबिट बढ़ जाती है, तो उससे जो रीडिंग एफर्ट्स होते हैं प्लस आपकी स्पीड बढ़ जाती है, वोकैबुलरी आपकी स्ट्रांग होने लग जाती है। तो हायर रीडेबिलिटी इज़ रीडिंग एफर्ट्स एंड स्पीड फॉर एनी रीडर। रेगुलर बेसिस पे जो रीड करते हैं उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है, वोकैबुलरी स्ट्रांग होने से ही जो स्पीड है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। But it makes a larger difference for those who do not have high reading comprehension. अब रीडेबिलिटी एग्जिस्ट इन बोथ नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दो इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा पॉइंट आपको दे रखा है कि रीडिंग हो चाहे कोई भी चीज़ हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस अगर किसी की भी होती है ना रेगुलर बेसिस पे, तो ऑब्वियसली उसमें आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अगर प्रोग्रामिंग जैसे कंप्यूटर वगैरह में जो प्रोग्रामिंग होती है, थिंग्स सच एज प्रोग्राम कमेंट्स, चॉइसेस ऑफ लूप स्ट्रक्चर एंड चॉइसेस ऑफ नेम कैन बी डिटरमाइन द ईज विच ह्यूमन्स कैन रीड कंप्यूटर प्रोग्राम कोड। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग होती है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम कोड्स होते हैं, जावा, एक्सेल, ये जो चीज़ें होती हैं, इनको जो पढ़ना और समझना होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा जो रीडिंग जो है ना उसमें नेक्स्ट जो आता है वो है न्यूमेरिकल रीडेबिलिटी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या चीज़ है, जो रीडेबिलिटी मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे जो उसमें टेस्ट और फॉर्मूले से रिलेटेड बात करी जाती है। तो इन शॉर्ट आपको क्या चीज़ में ध्यान में रखना है कि आपके पास में ना यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है किसी भी तरीके से, तो वो होती है या तो सिनेटेटिक या फिर सेमेंटिक। तो दोनों ही तरीके की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो रीडिंग में आ जाती है। रीडिंग में आने का मतलब ये है कि जैसे जो सेमेंटिक जो, पहले तो एक बार मैं इनका टाइप आपको समझा देती हूँ।
जो सेमेंटिक कॉम्प्लेक्सिटी आती है किसी भी रीडिंग के टाइम पे, तो वो यूजुअली वर्ड्स और सेंटेंस से रिलेटेड होती है। जब आपके पास में वर्ड्स और सेंटेंसेस, वेट अ मिनट, तो वर्ड्स और सेंटेंसेस से रिलेटेड होती है। वर्ड्स और सेंटेंसेस जैसे आपके पास में इंग्लिश ग्रामर है, लैंग्वेज है, कोई भी आप सीखते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास में बहुत सारे ना वर्ड्स होते हैं जिनको आपको समझना पड़ता है, जिनको वोकैब आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। तो जो सिंथेटिक और सेमेंटिक जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इन्हीं बेसिस पे आती है कि जब आपके पास में वर्ड्स में और सेंटेंसेस में दिक्कतें आने लगे। सेंटेंस में तब आती है यूजुअली दिक्कत कि जब आपको समझ में नहीं आए कि सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज करें वो किस तरीके से करें, और वर्ड्स तो आपको समझ में आता है कि वोकैबुलरी के बेसिस पे। नाउ नेक्स्ट जो टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी है जो वर्ड्स में जो सेंटेंसेस में या फिर रीडिंग में आती है, तो वो क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं और फ्रेजेस होते हैं ना, उनका प्रॉपर सेंटेंस बनाना और प्रॉपर ऑर्डरिंग करना। जैसे कि जब आप टेंसेस पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारी रेगुलेशंस होती हैं, तो उसके बाद में भी ना बहुत से ऐसे टेंसेस के फॉर्म्स होते हैं जिसमें आपको वर्डिंग समझ में नहीं आती, जिसमें आपको ये समझ में नहीं आता कि किस तरीके से डिफाइन किया जाए, किस तरीके से उसको समझा जाए। तो ये चीज़ें आपके पास में आती हैं, इसको रीडेबिलिटी का आप कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन आता है काइंड्स ऑफ ट्रेवल राइटिंग। जो ट्रेवल राइटिंग है ना उसके कौन कौन से काइंड्स होते हैं, ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, और हियर इट इज, ये रहा काइंड्स ऑफ ट्रेवल राइटिंग। Before you begin to locate an appropriate subject, it is imperative that you know very clearly who your readers are, what sorts of publication you are waiting for. These are the two factors important. तो यहाँ पे दो important factors दे रखे हैं। फर्स्ट तो दे रखा है who your reader are, जो आपका कंटेंट पढ़ रहा है, देख रहा है, वो है कौन। ये चीज़ मैटर बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि जो आपके रीडर्स होते हैं, व्यूअर्स होते हैं ना, उसी अकॉर्डिंग आप कंटेंट लिखते हैं। कई बार क्या होता है, लोगों को ना कुछ सैड चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो उस तरीके का फिक्शन लिखना चाहिए। कई बार एंटरटेनमेंट के बेसिस पे उसकी ज़्यादा डिमांड होती है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपके रीडर्स हैं वो कौन है, क्या चीज़ वो पढ़ रहे हैं, और व्हाट सॉर्ट ऑफ पब्लिकेशन यू आर वेटिंग फॉर। और ये चीज़ भी आपको दो, मतलब यहाँ पे दो फैक्टर्स दे रखे, एक तो रीडर्स का एंड सेकंड वन इज पब्लिकेशन। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, और ये डिटरमाइन करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेवल लिटरेचर कैसा होगा आज के टाइम में। यू मे नोट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रेवल राइटिंग। तो यहाँ पे आपको कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेवल राइटिंग दे रखी है, जैसे कि फर्स्ट दे रखा है प्रमोशनल लिटरेचर, सेकेंड वन इज इंफॉर्मेटिव आर्टिकल फॉर टूरिस्ट, थर्ड वन इज आर्टिकल एम्ड एट द बिजनेस ट्रेवलर, एंड फोर्थ वन इज ट्रेवल ट्रेड रिपोर्टिंग। तो देखिए चारों ही जो ऑप्शंस है ना, चारों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। फर्स्ट आता है प्रमोशनल लिटरेचर्स। प्रमोशनल लिटरेचर में क्या आता है, जैसे बुकलेट होती है, आप किसी भी कॉलेज में इंक्वायरी के लिए जाते हैं, स्पेशली इन प्राइवेट कॉलेज, तो वहाँ पे ना उनका ब्राउशर मिलता है जिसमें आपको कॉलेज की डिटेल्स, रिव्यूज, प्लेसमेंट्स, कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ चीज़ें लिखी होती है। बुकलेट्स भी ऐसे ही होती है, पैम्फलेट भी यही कि किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट, ट्यूशंस का एडवर्टाइजमेंट है, स्कूल का है, कॉलेज का है, तो किसी ना किसी तरीके का एडवर्टाइजमेंट होता है, तो ये पैम्फलेट होता है। अगर ये न्यूज़पेपर में होता है तो वो एडवर्टाइजमेंट होती है। पैम्फलेट का मतलब जैसे एक सिंगल पीस ऑफ शीट जो होती है ना, आपके पास में घर पे भी कई बार आती होगी, कहीं पे कोई नया ढाबा या रेस्टोरेंट खुला है उसकी आ गई, या कहीं पे डांस क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी पैम्फलेट में आती है। तो इस तरीके से जो लिटरेचर है ना उसका प्रमोशन किया जाता है। Other materials which are put out by the state and national tourism proportional establishment with a view of inducing people to visit a particular area। तो इनका टारगेट बेसिकली यही होता है कि लोग वहाँ पे आए, एक बार विजिट करें। इवन कई जो ऐसे पैम्फलेट्स होते हैं ना, उनमें एक आपने और चीज़ देखी होगी कि अगर उनका पैम्फलेट लेके आप वहाँ तक जाते हो तो आपको कुछ % डिस्काउंट भी मिलता है। तो वो सिर्फ ये चीज़ मेक श्योर करना चाहते होते हैं उस टाइम पे कि जो उनका पैम्फलेट है या जो उनका एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ तक पहुँचा है और कौन से एरिया से वो लोग आए हैं। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेटिव आर्टिकल्स फॉर द टूरिस्ट। आर्टिकल्स विच इन्फॉर्म वुड बी ट्रेवलर अबाउट इंटरेस्टिंग प्लेस एंड आर मीट फॉर पब्लिकेशन इन अ जर्नल, ट्रेवलर मैगजीन्स और संडे न्यूज़पेपर सप्लीमेंट, जो यूजुअली सब लोग पढ़ते हैं। जैसे ट्रैवल मैगजीन में वो करवाते हैं, पब्लिश करवाते हैं, या कोई जो संडे सुपर स्पेशल मैगजीन्स आती हैं, सप्लीमेंट आता है एज अ न्यूज़पेपर में ना। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में संडे को कुछ स्पेशल अलग से न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलता है, कुछ गेम्स हो गए, कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स को ऐड कर दिया, तो इस तरीके की चीजें। इसके अलावा जो ट्रेवल सेक्शन होता है किसी भी मैगजीन में, तो उस पे लोग ज्यादातर जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल एम्स एट द बिजनेस ट्रेवलर। These are the factual articles aimed conveying traveler information to the informant in important
एंड ग्रोविंग सेगमेंट्स ऑफ द ट्रेवलिंग पब्लिक। नेक्स्ट आता है ट्रेवल ट्रेड रिपोर्टिंग। ट्रेड का मतलब होता है किसी चीज़ का व्यापार करना, तो ये टूर ऑपरेटर्स होते हैं, पीपल फ्रॉम द गवर्नमेंट, टूरिस्ट ऑफिसर्स हो सकते हैं, एयरलाइंस हो सकते हैं, होटल्स हो सकते हैं। यहाँ पे ये सब चीज़ों में आपको राइटिंग, ट्रेवल राइटिंग जो है वो देखने को मिलती है इस तरीके से। सो ये कुछ आपके पास में टाइप्स है काइंड्स ऑफ ट्रेवल राइटिंग, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके या फिर वीडियो को पॉज करके इनको एक बार दोबारा से रीड ऑन कर सकते हैं। अगर आपके पास में बुक है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बुक में आपको आगे ना ऐसे ये इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। जो मैंने टाइप्स आपको शॉर्ट में समझाया इसी को काफ़ी डिटेल में बुक में दे रखा है। मैंने सारे इसके शीट्स नहीं निकाली हैं, एक दो ही इसमें दिख रहे होंगे। आप चाहें तो इसको पोज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप इनको मीनिंग में समझ लेना और फिर चीज़ों को आप लिख पाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रोल ऑफ साउंड इफेक्ट्स एसएफएक्स इन राइटिंग फॉर रेडियो। रेडियो के लिए जो राइटिंग होती है उसमें तो मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, रेडियो की जो राइटिंग होती है तो उसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि देखिए राइटिंग जो रेडियो के लिए होती है उसमें कोई ऑडियो ही जो होती है, साउंड जो होता है वही मैटर करता है। उसमें कोई पिक्चर नहीं दिखती, कोई आपको समझ में नहीं आता, फेस एक्सप्रेशन नहीं दिखता, मेकअप जैसे वीडियोज में आप देखते हैं कि लोगों का मेकअप, ड्रेसिंग आपको अट्रैक्ट करती है, तो वो चीज़ें नहीं दिखती, फेस एक्सप्रेशन कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ एक वॉइस सुनाई देती है जिसके बेसिस पे आप जजमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साउंड इफेक्ट्स इन रेडियो प्रोग्राम गिवन मीनिंग एंड द सेंस ऑफ लोकेशन, इट एड्स रियलिज्म टू अ प्रोग्राम एंड हेल्प्स अ लिसनर टू यूज इमेजिनेशन। कई बार ऐसा होता है ये जो रेडियो का कंटेंट भी होता है ना, इतना इफेक्टिव होता है, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट राइटिंग होती है कि आप सुनते सुनते ना इमेजिनेशन में पहुंच जाते हैं, सपनों की दुनिया में पहुंच जाते हैं। सपोज आप एफएम वगैरह सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, जहाँ पे आपको लाइव कुछ नहीं दिख रहा है, वीडियो में भी कुछ नहीं दिख रहा है, आप सिर्फ ऑडियो सिर्फ कानों से सुन रहे हो, तो आप कई बार उस म्यूजिक को फील करने लग जाते हैं और आप अपने आप को उस जगह पे इमेजिन करने लग जाते हैं। तो ये एक इमेजिनेशन की अलग सी दुनिया में ले जाता है। साउंड इफेक्ट डिस्क्राइब द सर्कमटेंसेज ऑफ अ ड्रामेटिक ऑडियो सिचुएशन। जो भी ऑडियो सिचुएशन होती है उसमें क्या ड्रामेटिक सिचुएशन चल रही है वो साउंड डिस्क्राइब करता है। जैसे कि कुछ साउंड्स होते हैं ना, बूम भाम धम, ये इस टाइप के जो साउंड्स होते हैं, लाइक कि कोई चीज़ गिरी है तो उसका साउंड आ गया, ग्लास गिरा है तो उसका साउंड आ गया। इवन आपने जो हॉरर मूवीज होती है ना उनमें देखा होगा, डोर जब ओपन होता है ना उसका भी इतना लंबा चौड़ा साउंड वो दिखाते हैं। तो जो साउंड होता है ना वो एक तरीके का ड्रामेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है कि हाँ इसके पीछे ये चीज़ हो रही है। इवन जो सीरियल्स होते हैं ना उनमें भी साउंड का काफी अच्छा रोल प्ले होता है। जो डेली सोप के सीरियल्स आते हैं ना उनमें अगर कोई चीज होती है, कोई ड्रामा चल रहा होता है, कोई सीन चल रहा होता है, तो उसमें आपने ट्यून सुनी होगी, धूम तना ना दिन तीन ता, कुछ ऐसे करके। मैं कॉपी करने का ट्राई करी थी बट मुझसे एग्जैक्टली नहीं हुआ, तो बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आपने सुनी होगी। और ये सब ना साउंड फैक्टर्स के ऊपर वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे हम रेडियो की बात करें जहाँ पे वीडियो जैसा कुछ भी नहीं होता है। They can be used for such things such as setting and place, conveying action, solving certain narrative problems, and evoking characteristics. Effects should sound as though they were being heard by the character. Dubbing adds extra sound effects or bring disparate sounds together. अब एक और चीज़ इसमें होती है, जैसे कि जो साउंड होता है ना, अब आज का जो टाइम है ना, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसने कोई वीडियो नहीं देखी हो, जिसने कोई चीज़ वीडियो की फॉर्म में नहीं देखी हो। जब आप चीज़ों को वीडियो की फॉर्म में देख लेते हैं ना, तो जब आप साउंड सुनते हैं तो उसको भी आप इमेजिन करने लग जाते हैं। सपोज आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या किसी की वॉइस सुन रहे हैं, वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, कैची सी लगती है, तो आपकी आइज़ में ना उस इंसान की एक इमेज क्रिएट होने लग जाती है कि ये ऐसा दिखता होगा या ऐसी दिखती होगी। वही जैसे आप फेरी टेल्स वगैरह स्टोरी सुनते हैं तो वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये वाला टाइम हो रहा है और ऐसा, मतलब शाम का टाइम है, सुबह का टाइम है, इस तरीके से चीज़ों को आप एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। तो आपके माइंड में ना एक पिक्चर क्रिएट होने लग जाती है उसी से रिलेटेड, जो चीज़ आपने अभी तक देखी होती है उस सबसे रिलेटेड। और इसके लिए रियली वेरी सॉरी, ये ना मंदिर में बेल बज रही है उसके लिए, मतलब मंदिर की घंटी बज रही है उसके लिए। अब ये शाम का टाइम हो रहा है ना, तो ये पाठ पूजा हो रही है और ये मैं इवनिंग टाइम में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इस वीडियो की, तो इसलिए उसके लिए प्लीज़ उसको अवॉइड करिए थोड़ा और फोकस करिए कि मैं क्या कह रही हूँ। नेक्स्ट, जो साउंड इफेक्ट्स होता है उसको दो तरीके से यूज किया जा सकता है। एक तो साउंड इफेक्ट हो गया क्रिएटेड एज वी स्पीक, और रिकॉर्डेड साउंड इफेक्ट। तो एक जो आप बोलते हैं, आप मुंह से जो साउंड निकाल रहे हैं ना उसको क्रिएट किया जा सकता है, या फिर जो रिकॉर्डेड साउंड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कोई चीज़ गिर रही है तो उसको आपने साउंड पहले से रिकॉर्ड किया हुआ है तो वो प्ले कर दिया, इस तरीके की चीज़ें। वेट, मैं थोड़ी देर ना पोज करती हूँ क्योंकि काफ़ी देर तक बज रही हैं घंटियाँ।
अब जो आपको आगे दे रखा है कैटेगरीज जो यहाँ पे साउंड इफेक्ट की दे रखी है वो क्या क्या दे रखी है। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ प्लेस वेयर एंड परहैप्स ऑफ टाइम व्हेन इवेंट्स अकर। तो साउंड से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि कब वो चीज़ बात करी जा रही है, कौन सा टाइम उसमें एक्सप्रेस किया जा रहा है, कौन से प्लेस को डिफाइन किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ जो डिस्क्रीट इफेक्ट्स होते हैं ना, कितना, कैसे, क्या, ये सब चीज़ें भी साउंड से क्लियर हो जाता है। इसके अलावा जो साउंड्स होता है कि क्राउड का पता लग जाता है कि कितने शोर में कोई चीज़ हो रही है या काम कहाँ, जहाँ पे भी रिकॉर्डिंग हो रही है या जो भी चीज़ सिचुएशन समझाई जा रही है वहाँ पे क्राउड कैसा है और कितना है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा भी और पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि विदाउट स्पेसिफिक वॉइस और वर्ड्स बीइंग डिस्टिंग्विशेबल। ओके, तो मतलब कि कोई स्पेसिफिक वॉइस या वर्ड्स को नहीं भी डिफाइन करेंगे तो भी आपको क्राउड का आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट वन इज डायलॉग। डायलॉग का जो साउंड है ना उससे भी क्लैरिटी होती है। कुछ चीज़ें हम बहुत लो साउंड में बोलते हैं, कुछ काफ़ी लाउड साउंड में, तो उससे समझ आ जाता है कि ये जो डायलॉग डिलीवरी हो रही है वो किस तरीके की डायलॉग की डिलीवरी करी जा रही है। जो कैरेक्टर होता है वॉइस का इंडिकेट्स अ लॉट अबाउट हु द कैरेक्टर इज, गिव इंपॉर्टेंस टू द वोकल कॉन्ट्रास्ट। तो इससे पता चल जाता है कि जो वॉइस है ना उससे पता चल जाता है कि जो कैरेक्टर है वो क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है। आप किसी को बहुत ही एग्रेसिव वे में दिखा रहे हैं, किसी को नॉर्मल दिखा रहे हैं, किस तरीके का कैरेक्टर है। और जो साइलेंस होता है ना वो एक ड्रामेटिकल एलिमेंट होता है किसी भी साउंड सिस्टम के अंदर। तो जो साउंड्स में जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं ना जिसमें कोई ऑडियो नहीं होती, स्पेशली रेडियो राइट वगैरह पे जो आप चीज़ें सुनते हैं, तो उसमें साउंड से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग अ टेक्स्ट। तो इस पार्ट का ये फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटिंग अ टेक्स्ट आपको बताना है। जो एडिटिंग होती है टेक्स्ट की उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आप रेगुलर व्यूअर्स है तो पहले भी मैंने ये चीज़ समझाई है कि जो एडिटिंग होती है उसमें इंपॉर्टेंस क्या होती है उसकी, तो ये चीज़ मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं आपको फिर से थोड़ा सा ये समझा देती हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पे जो एडिटिंग है ना इसके कुछ इंपॉर्टेंस आपको दे रखी है, जैसे कि फैक्ट चेक करते हैं। कई बार जो होता है, जो आपका फर्स्ट साउंड होता है वो कभी भी क्लियर नहीं होता। जो पहली चीज़ जो होती है ना, कुछ भी होता है वो क्लियर नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आ जाते हैं। जो फर्स्ट कॉपी होती है उसमें आप उसको रीचेक कर सकते हैं, वर्ड्स का रीटेस्ट दे सकते हैं। हो सकता है कोई वोकैबुलरी में वर्ड्स आपने बहुत टफ यूज़ कर लिए हों, आप उसको क्रॉस चेक करके उसको ईजी वे में डाल सकते हैं। फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं, डेट्स वगैरह जो भी आपने मेंशन करी है, हो सकता है कि वो आपने थोड़ी बहुत मिस्टेक्स उसमें करी हों। तो फर्स्ट पॉइंट आता है कि फैक्ट्स को चेक किया जाता है। द स्टूडेंट्स मस्ट मेक श्योर इन द प्रूफ रीडिंग स्टेज दैट व्हाट दे हैव रिटन हैज़ एक्चुअली अकर्ड एंड देयरफॉर फैक्चुअली एक्यूरेट। तो जो चीज़ लिख रहे हैं कुछ भी इमेजिनेशन में नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ लिखी है ना वो काफ़ी उसका कोई जेन्युइन फैक्ट होना चाहिए और वो एक्चुअल में हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहानियाँ उसमें छाप दी जाती हैं, और अगर कहानियों के अकॉर्डिंग जैसे आप फेरी टेल वगैरह ऐसा कुछ क्रिएट करें तो जो चीज़ें आप लिख रहे हैं ना, जो आप सोच रहे थे क्या वही वर्डिंग में आपने करी है या नहीं, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। स्पेलिंग्स पे भी वर्क करना पड़ता है, जो स्पेलिंग्स में कुछ एरर ना हो। चेक योर एसेज मल्टीपल टाइम्स फॉर वर्ड्स विद अनयूजुअल स्पेलिंग्स। तो जो अगर आप ऐसे या कुछ भी राइटिंग का ऐसा लिखते हैं तो उसमें आपकी स्पेलिंग्स में एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसको आपको बहुत बार उसको चेक कर लेना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ अ स्पेल चेक बट ऑल्सो कीप अ कीन आई व्हेन स्कैनिंग द एसे। अगर आप डिजिटल वे में करते हैं तो जो स्पेल चेक है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। जब वो स्कैनिंग कर रहा हो तो उस टाइम पे भी आपको देखते रहना चाहिए। और अगर आप नॉर्मल हार्ड कॉपी पे लिखते हैं, वैसे तो आज की डेट में ना सब कुछ ऑनलाइन मोड पे होता है, लैपटॉप पे ही टाइपिंग वगैरह होती है, तो उस पर आप ये ऐप्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं या स्पेलिंग एरर्स होते हैं वो वर्ड्स हाईलाइट हो जाते हैं। तो इससे आपका काम ना काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर पेन पेपर के कंपैरिजन में देखें ना तो डिजिटली काफ़ी ईजी होता है स्पेलिंग्स को या एडिटिंग कर पाना। नेक्स्ट वन इज फिगर्स। मेक श्योर ऑल द नंबर्स एंड द स्टैटिक्स मेंशंस आर ऑथेंटिक। जो भी चीज़ें आप स्टैटिक्स या नंबर्स वगैरह जो भी यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक होने चाहिए। मोर एवर मेक श्योर दैट द नंबर्स आर कोहेरेंट एंड डोंट सीम आउट ऑफ प्लेस। तो बहुत ही कोहेरेंट और कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नंबर कहीं का कहीं पे भी हो, तो ये चीज़ फिगर्स में मेंशन करी जाती है। नेक्स्ट वन इज ग्रामर। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन ऑर्डर टू मेक योर एसे प्रेजेंटेबल। दिस इज द स्टेज वेयर सब्जेक्ट्स एंड वर्ब मस्ट एग्री। तो जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब्स क्या कौन कौन सी यूज करिए, स्ट्रक्चर ऑफ और फॉर्मेशन क्या है सेंटेंस का, वो बहुत ही लॉजिकल होना चाहिए। कुछ भी ऐसे यूं ही नहीं होना चाहिए कि सेंटेंस पढ़ने में भी रॉन्गली स्पेड लगे, रॉन्गली डिराइव लगे या फॉर्म्ड लगे। तो ये चीज़ पे भी वर्क करके करेक्शन एडिटिंग में इसको ठीक किया जा सकता है।
पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं, जैसे कहीं पे आपने कॉमास पुट किया है, फुल स्टॉप लगाए, कैपिटल लेटर्स जहाँ पे ज़रूरी थे वो नहीं लगाए, टाइपिंग में फ्लो में आप टाइप करते चले गए, तो वो चीज़ें भी एडिटिंग में क्रॉस चेक करके ठीक कर दी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज कैपिटलाइजेशन। अब जैसे कि कहीं कहीं पे जो वर्ड्स होते हैं ना, सेंटेंस के बीच में भी आपको कैपिटल देने पड़ते हैं। कोई फेमस थिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करवाना चाहते हैं तो वो चीज़ आपको कैपिटल लेटर्स में देनी पड़ती है। तो जहाँ पे ज़रूरत है, कोई इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो जहाँ पे आपको ये लगता है कि लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल होना चाहिए था, वो चीज़ आप कर सकते हैं। आपकी जो वोकैबुलरी है उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। जो भी वर्ड्स हैं उसको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में लेना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपका जो राइटिंग मटीरियल है उसको पढ़ने वाला कौन है। एक प्रॉपर रीडर है, फ्लुएंट रीडर है, या फिर कोई बिगनर है, तो आपको हर अकॉर्डिंग वर्ड्स को इस तरीके से यूज करना चाहिए। तो ये कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं कि एडिटिंग होने से या एडिटिंग करने से आप किन किन पॉइंट्स के ऊपर वर्क कर सकते हैं और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो एडिटिंग बेसिकली इसीलिए करी जाती है कि जो कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक आपसे हो जाए तो उसको आप ठीक कर सकें। ये जो पॉइंट्स है आपके पास कि एडिटिंग क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्या इंपॉर्टेंस है, इनके अलावा भी जैसे कंक्लूजन में लास्ट में अगर आपको लिखना हो तो भी आप यहाँ पे ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि एडिटिंग हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग अ क्लियर, कंसाइज एंड सिंपल एसे वेयर द डेजिग्नेटेड एसे गेट्स डील्ड विद इन अ मेटिकुलस मैनर। सो मेक एडिटिंग द मेन facets of your writing process before handing in your एसेज। अब जो भी आप अपना ऐसे लिखते हैं, कुछ भी राइटिंग का ऐसा मटेरियल आप लिखते हैं, तो उसको हैंड ओवर करने से पहले एक बार आपको उसको चेक कर लेना चाहिए। कोई भी जो मिस्टेक्स आपको अभी समझाई मैंने, उसमें से अगर कोई भी आपको दिखती है तो वो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी जो राइटिंग है और जो भी क्रिएटिव आपने किया है काम, उसको काफ़ी अच्छा हेल्प मिल सकती है। क्योंकि जो मिस्टेक्स वगैरह होती है ना, वो एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर देती हैं, तो उससे आप इसकी हेल्प से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द सम बेसिक गाइडलाइंस फॉर द क्रिएटिव राइटर्स। जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं ना, उनके लिए क्या बेसिक गाइडलाइंस हो सकती हैं, तो आपको लिखना है आंसर में। देखिए, पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है। जो भी शॉर्ट स्टोरीज होती है, नॉवल राइटिंग है, पोइट्री है, सॉन्ग लिरिक्स है, टीवी, फिल्म, स्क्रिप्ट, प्ले एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें होती हैं वो होती हैं क्रिएटिव राइटिंग में, जहाँ पे आप अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं या फिर कोई भी स्टैंडर्ड बुक होती है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो वो क्रिएटिव राइटिंग में नहीं आती, क्योंकि वहां पे आपको स्टैटिक पोर्शन से उसको रिलेट करना पड़ता है। बट ऐसा कोई मटेरियल जिसमें आपके पास में कुछ भी ऐसा स्टैटिक पोर्शन नहीं है, जहां पे आप अपने थॉट्स लिख सकते हैं, जो आप एंटरटेनमेंट के पर्पज से करते हैं, तो वो चीजें आपकी क्रिएटिव राइटिंग में आती हैं। क्रिएटिव राइटिंग के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इनसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव राइटिंग इज द एक्ट ऑफ पुटिंग योर इमेजिनेशन ऑन अ पेज। जो भी आप सोचते हैं, समझते हैं, जो भी आपकी इमेजिनेशन होती है, क्रिएटिविटी होती है, उसको पेपर पे उतारना इज अ क्रिएटिव राइटिंग। ये बेसिकली आर्टिस्टिक्स के जो आर्टिस्ट होते हैं उनके एक्सप्रेशन होते हैं वर्ड्स के में, क्या वो चीज़ों को सोचते हैं, किस तरीके, जैसे जितनी भी फेरी टेल्स वगैरह होती हैं, क्या वो रियलिटी में होती हैं, इसका तो खैर मुझे भी डाउट है, लेकिन वो चीज़ें एक किसी ऑथर की, राइटर की इमेजिनेशन ज़्यादा लगती हैं कि ऐसा कुछ होता है, चॉकलेट लाइफ, ये देखिए ऐसा रियलिटी में नहीं होती ये सब चीज़ें, जितना मुझे लगता है। तो ये उन्होंने इमेजिन करा कि लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद है, इस तरीके से वो सोच सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके पास में क्रिएटिव राइटिंग में आती हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है कि क्या बेसिक गाइडलाइंस होनी चाहिए क्रिएटिव राइटर्स के लिए। तो पहला तो पॉइंट ये है कि जो भी कनेक्टिंग हो और जो लीस्ट अटेम्प्टिंग होता है कनेक्ट, जो रीडर के इमोशंस होते हैं, क्या रीडर पढ़ना चाहता है, क्या उसके इमोशंस उससे रिलेट करते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें कनेक्ट करके होनी चाहिए। स्पेशली अगर आप देखेंगे ना, जो स्टोरीज होती हैं फेरी टेल टाइप में, या बच्चों के जो कार्टून्स वगैरह होते हैं, तो जैसी चीज़ें उन्हें देखनी पसंद है ना, चीज़ों को जैसे वो इमेजिन करते हैं, तो वही सब चीजें उसमें देखने को आपको मिलती हैं। नेक्स्ट वन इज राइटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए राइटिंग का। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग इमेजिनेटिव और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। जो भी इमेजिनेटिव और डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज करना चाहिए क्रिएटिव राइटिंग के लिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग द टेक्स्ट अराउंड अ नैरेटिव स्ट्रक्चर। तो ये कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो क्रिएटिव राइटर को अपने दिमाग में रखने चाहिए, या फिर हम भी ये चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं कि एज अ क्रिएटिव राइटर ना उसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इन पॉइंट्स को आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम बेसिक गाइडलाइंस फॉर द क्रिएटिव राइटर। सेकेंड वन इज डिस्कस सम वेज इन विच यू कैन मेक अ शॉर्ट स्टोरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ आपको ऐसे वेज लिखने हैं जिसके अंदर आप अपनी शॉर्ट स्टोरी को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 और ये रहा आंसर। तो शॉर्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के वेज क्या है? बिगिन विद अ एक्शन और अ डायलॉग। जो स्टार्टिंग है ना वो एक्शन और डायलॉग से होनी चाहिए। शॉर्ट स्टोरी का ये एक बेनिफिट होता है कि वहां पे आपको ज्यादा प्लेटफॉर्म सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको बहुत ही लिमिटेड चीजों में उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है। जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज में मूवी का एग्जाम्पल देते हैं। मूवी में क्या होता है कि पूरी ना स्टोरी समझा देते हैं थोड़े से वर्ड्स में, थोड़े से टाइम पीरियड में। किसी की पूरी लाइफ जर्नी, कई कई ईयर्स का जो टाइम होता है ना, वो कुछ आवर्स में ही दिखा दिया जाता है। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि जो बिगिनिंग हुई ना शॉर्ट स्टोरीज की, वो एक्शन और डायलॉग से होनी चाहिए। उसमें आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने से, या फिर आप कोई जब लास्ट का पॉइंट छोड़ देते हैं ना, कि सस्पेंस छोड़ देते हैं, तो उससे एक इंटरेस्ट ना रीडर का बना रहता है। इसके अलावा जो सेटिंग्स होती है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। बिगिन विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा हैव द मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और ट्राई मेक श्योर करना चाहिए जो उसमें जो आपका जो भी मेन कैरेक्टर हो, वो अपने आप को अपने एक्शन से, अपने आप से ही उसको अपने आप को डिफाइन कर पाए। तो ये शॉर्ट स्टोरी के कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जो 4 एलिमेंट्स होते हैं जो शॉर्ट स्टोरी को काफी इफेक्टिव बनाते हैं, जैसे कि कैरेक्टर हो गया, प्लॉट हो गया, सेटिंग हो गई और टेंशन, तो ये कुछ मेन 4 एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जब इन 4 एलिमेंट्स को आप बैलेंस करके कोई भी शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं, तो ये एक फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी शॉर्ट स्टोरी को इंटरेस्टिंग और इमेजिन बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। Now the next question is third question is what are some of the rules for scripting TV program for children? अगर कोई जो टीवी प्रोग्राम है, अगर वो चिल्ड्रंस के लिए स्क्रिप्ट किया जा रहा है, तो उस टाइम पे क्या चीज ध्यान में रखनी है? पॉइंट्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे कि बीच चाइल्डिश, आपको बच्चों के दिमाग से सोचना है, ऐसा नहीं उसमें कुछ ज्यादा ही मेच्योरिटी वाली चीजें डाल देंगे तो वो नहीं चलेंगी। जैसे कि बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स आप देखते हैं, जितने भी कार्टून देखते हैं उनमें कोई सेंस वाली बात नहीं होती, बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें जिससे फनी सा कुछ लगता है। तो ऐसी चीजें बहुत चाइल्डिश तरीके से सोचना पड़ता है। क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, कुछ फैंटेसी सी दुनिया, जैसे चॉकलेट की दुनिया, टॉयज की दुनिया, जो रियलिटी में नहीं होती, कुछ ऐसी फैंटेसी सी क्रिएट करनी पड़ती है। अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटी ऑफ किड्स, और जो बच्चे होते हैं ना उनकी कैपेबिलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। कि उसको जैसे बहुत सारे कार्टून्स होते हैं ना, उसमें एज मैटर नहीं करती, कितना छोटे से छोटा बच्चा भी देख के उसको हंसता है, थोड़ा मैच्योर बच्चा भी उसको देख के समझ जाता है। तो जो कैपेबिलिटी है ना किड्स की, कि इतने से इतने टाइम तक में बच्चा इसको समझ सकता है, या चीज़ें सब तरीके से क्रिएट करी जानी चाहिए कि वो कोई भी टाइप का बच्चा देखे तो वो उसको वो चीज़ें समझ में आ जाए। बेसिकली एंटरटेनमेंट का एक सोर्स होता है और उसका जो मोटिव है ना वो एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए। 4th पॉइंट आता है प्रोवाइड रियल आंसर्स टू द रियल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन इज बी क्रिएटिव, क्रिएटिव होंगे तभी तो ऑब्वियसली स्टोरीज को लिख पाएंगे, और वो भी किड स्टोरी तो तभी पॉसिबल है जब क्रिएटिव होगा कोई। डेवलप अ ह्यूमर एलिमेंट, डोंट लिमिट योर नॉलेज, डेवलप मेमोरी स्ट्रेटेजीज, मतलब नॉलेज जो है ना उसको लिमिट में नहीं रखना, जितना स्प्रेड कर सकते हो ना उतना आपको सोचना पड़ता है किड्स की स्टोरी राइटिंग के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स को आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आता है इसका, पैलागियरिज्म हैज नो प्लेस इन क्रिएटिव राइटिंग, इलुसिडेट विद एग्जाम्पल। तो पहले आपको इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए कि होता क्या है। जब आप किसी मतलब ये एक तरीके की ऐसी चीटिंग होती है जब आप किसी के थॉट्स, किसी के डिजाइन, किसी के आइडियाज को अपने जो क्रिएटिव पार्ट होता है उसमें आप यूज करते हैं, अपनी स्टोरी में, अपनी मूवी में और अपने राइटिंग में, कहीं पे भी जब आप किसी और के आइडिया, वर्ड्स को, डिजाइन को, आर्ट को, म्यूजिक को आप जब कॉपी करते हैं, तो ये चीज एक तरीके से क्राइम के फॉर्म में भी देखी जाती है। लेकिन ये एक पैलागियरिज्म की एक फॉर्म होती है, या इसका मीनिंग ये होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन एक बार चेक करना, मैंने सोचा था रिकॉर्ड करने से पहले इसको चेक करूंगी लेकिन मैं भूल गई, उसके लिए सॉरी, और अभी मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो आप प्लीज एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। बाकी स्पेलिंग यही है और मीनिंग भी इसका सेम है। तो क्या है ये? इज अ टाइप ऑफ चीटिंग दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ अनदर पर्सन्स आइडिया, किसी के आइडिया, वर्ड्स, डिजाइन, आर्ट, म्यूजिक एक्सेट्रा एज वंस ओन इन होल और इन पार्ट विदाउट एक्नॉलेजिंग द अदर फॉर ऑब्टेनिंग हिज और हर परमिशन। मतलब कि विदाउट किसी के परमिशन, किसी के कंसर्न्स, बिना उनको इन्फॉर्म किए जब ये चीजें आप लेते हैं तो उसे हम पैलागियरिज्म कहते हैं। Next one is creative writers are more likely to live in the real world where expectations and conversations of attributions are more fluid.
yet the consequence of an accusations of plagiarism can be devastating that destroy something completely. तो जो भी क्रिएटिव राइटर्स होते हैं ना, उनको अपने थॉट्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होती हैं वो करनी चाहिए। किसी और के आइडियाज, थॉट्स को कॉपी करने से जो उनका कंटेंट है वो भी जा सकता है, प्लस हो सकता है कि उनकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाए। तो यही चीज़ें यहाँ पे बता रखा है। जो क्रिएटिव राइटिंग होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक वे में होती है। ऑथेंटिक मतलब कि हर किसी के अपने अपने आइडियाज़ होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब किसी के थॉट्स को अगर आप कॉपी करके करेंगे तो वो क्रिएटिव राइटिंग वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि क्रिएटिव का मतलब होता है जो चीज़ अपने आइडियाज से, जो आप अपने अकॉर्डिंग स्टैब्लिश कर पा रहे हैं, जो आप अपने अकॉर्डिंग कर पाते हैं। अब अगर आप किसी और का आइडिया कॉपी करते हैं, किसी और की चीज़ें समझते हैं, तो वो क्रिएटिव राइटिंग रही ही नहीं। इसलिए बोला गया है क्वेश्चन में कि जो प्लेगियरिज्म है ना, उसका क्रिएटिव राइटिंग में कोई प्लेस नहीं होता, क्योंकि आप किसी के आइडियाज को कॉपी करके करेंगे तो वो क्रिएटिव नहीं हो जाएगा। वो वही सेम चीज होगी जो पहले से कोई ना कोई देख चुका होगा। ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सॉल्व पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अब मैं इसके बाद में एक छोटी सी वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के BEGG 171 के वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी, जो मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है क्वेश्चंस की। और आप अपनी प्रैक्टिस अगर आपकी है और आप कहीं से भी पढ़े हैं, पूरा कंप्लीट आपने किया है, तो उन क्वेश्चंस की भी एक बार प्रैक्टिस करके ज़रूर एग्जाम में जाइएगा। और आप सबके एग्जाम्स के लिए गुड लक, मेरी बेस्ट विशेस, मेरी ब्लेसिंग, सब कुछ आपके साथ में है। और आई रियली प्रे कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप सब बहुत बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करके अच्छे तरीके से पास हो जाएं। आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा सा बने। और मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इग्नू से ग्रेजुएशन करिए तो बस यूं ही कर लिया आप लोगों ने, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच।